नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार कायम रहेगी या फिर लगेगा राष्ट्रपति शासन? आज दिन भर इसी की चर्चा रही, क्योंकि सबसे पहले आज जब राज्यपाल ने ममता सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्याख्या की तो ऐसा लगा जैसे हर शब्द में तलखी थी। आपको दिखाते हैं, चाहे वो जेपी नड्डा पर हमले की बात हो या फिर राज्यपाल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि बीजेपी कड़ा और बड़ा संदेश ममता सरकार को दे रही है। Madam Chief Minister, please don't play with fire of this nature. बंगाल की बिग फाइट में कौन है राइट? बंगाल में मोदी वर्सेस दीदी में जबरदस्त दंगल। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। बंगाल के चुनाव में अस्त्र और शस्त्र है तैयार। माननीय मुख्यमंत्री इसको नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है। 16 सिनेमा डायलॉग सुनिए, तो एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। ई बार बांग्ला पार्ले शामला का नारा। बंगाल में सियासी रण, आर पार का प्रण। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संविधान का ऐसा पाठ पढ़ाया ममता बनर्जी को, जिसमें उन्होंने पूरी कहानी समझाई। ये भी कहा कि आपका राजनीतिक संघर्ष और वहां से राजनीतिक हिंसा तक के सफर का उन्होंने जिक्र किया। हर तरीके से धावा बोला। सोचिए, 40 मिनट। कई खबरें आती रही हैं, कई राज्यों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच सियासी लड़ाई की, लेकिन ये तो आर पार की लड़ाई। मैं यहाँ पहुंचा हूं तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा हूं। आपने शपथ ली है उस विधान के तहत काम करने की जिसका प्रियम्बल मैंने पढ़ा है। साल में अभी प्रेसिडेंट शुरू चालू होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की सियासत में आए भूचाल के झटके पूरे देश में महसूस किए गए। अब बंगाल में आगे क्या होगा? सियासी अखाड़े में बीजेपी का दांव क्या इतना बड़ा होगा कि राष्ट्रपति शासन लगेगा? बंगाल की सियासी पिक्चर क्या बन रही है? पिक्चर नंबर 1, राष्ट्रपति शासन लगेगा। पिक्चर नंबर 2, बंगाल में दीदी की घेराबंदी। पिक्चर नंबर 3, जारी रहेगी दीदी की दबंगई। पिक्चर नंबर 4, सियासी पिच पर प्रैक्टिस मैच। 2021 में बंगाल में इलेक्शन होने हैं, लेकिन मोदी और दीदी की सेना तरकश से दनादन तीर दाग रही है। निशाने लगेंगे या नहीं, अभी लक्ष्य बहुत दूर है, लेकिन इधर भी सेनापति तैयार और उधर भी चुनावी महाभारत के चक्रव्यूह की रचना हो चुकी है। इसे बंगाल की सियासी टाइमलाइन से समझ सकते हैं। ममता के दुर्ग में नड्डा के हुंकार, नड्डा के काफिले पर पत्थरबाजी। अमित शाह ने मांगी रिपोर्ट, ममता का वार, प्रायोजित थी पत्थरबाजी। गवर्नर की 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गवर्नर ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट। बंगाल बीजेपी चीफ बोले, बदलाव और बदला। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी दिल्ली तलब।
ममता बनर्जी के दुर्ग में सियासी घटनाक्रम से बंगाल और दिल्ली की सियासी गलियारे में हलचल बहुत तेज है, क्योंकि पॉलिटिक्स से आगे बंगाल के गवर्नर की एंट्री से कयासों का बाजार गर्म हो गया। कल की घटनाक्रम ने मेरी चिंताएं बढ़ा दी हैं। लगातार मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा था। पॉलिटिकल वायलेंस, पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल किलिंग्स थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकारी तंत्र का इतना राजनीतिकरण हो गया है और राजनीति का इतना अपराधीकरण कर दिया है कि यदि अगर आप रूलिंग पार्टी के राइट साइड में नहीं है, आपके कोई अधिकार सुरक्षित नहीं है। ऐसे मामले में राज्यपाल चैन से राजभवन में नहीं सो सकता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 167 के अंदर लिखा हुआ है ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर टुवर्ड्स द गवर्नर। लगातार यदि अगर वो ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रही हैं और एक के बाद आप देखेंगे पब्लिक सर्वेंट्स आर एक्टिंग एज पॉलिटिकल वर्कर्स, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज टोटली पॉलिटिसाइज्ड, तो हम किस प्रकार से ये कह सकते हैं कि गवर्नेंस इज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर और ममता सरकार के शासन की इसी व्याख्या के बाद जो बातें लंबे अरसे से बीजेपी नेता कर रहे थे, अब डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में बंगाल के गवर्नर धनखड़ ने कह दी। इसके बाद से ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन की थियरी घूमने लगी। आपने शपथ ली है उस संविधान के तहत काम करने की जिसका प्रीएम्बल मैंने पढ़ा है। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर कर इस प्रकार का कदम मत उठाएं। ऐसा नहीं है कि पहली बार बंगाल के गवर्नर ने ममता सरकार के खिलाफ कड़ी और सख्त टिप्पणी की हो। इससे पहले भी कई मौकों पर गवर्नर बनाम ममता की लड़ाई सामने आई है। नई बात यह है कि इस बार मां माटी और मानुष की रणनीति से लाल दुर्ग को 9 साल पहले जीतने वाली ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती मिल रही है। प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, राजनीतिक विद्वेष के साथ काम चल रहा है। क्या हम ऐसे ही बंगाल की कल्पना करते हैं? आज ममता सरकार ने जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम चला रही हैं, वह प्रजातंत्र के लिए अत्यंत घातक, इट इज डेट्रीमेंटल टू द इंडियन डेमोक्रेसी। और यह स्पष्ट बताता है कि इनटॉलरेंस दाय नेम इज ममता। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় দেখো আমরাই মেরেছি। আরে তোমার পেছনে 50 টাকারই কেন যায়? बंगाल की सियासी जमीन से टीएमसी के पैर उखाड़ने के लिए बीजेपी ने ताकत झोंक रखी है। बीजेपी की सेना तीर पर तीर दाग रही है। কালো কালি লাগিয়েছে এটা সামান্য উদাহরণ একটা। 16 সিনেমা ডায়লগ শুনেছেন তো, এক মারোগে তো हम 4 মারেंगे। বিজেপি চাইলে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো নেতাদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বেরোনো বন্ধ করে দিতে পারে, কেউ বেরোতে পারবে না, সব এখানে ইঁদুরের মতো গর্তে লুকিয়ে থাকবে। Actually, there's a proverb in Hindi, जैसी करनी ऐसी भरनी. People and BJP workers are very much angry with these persons. सियासत के हर दांव पेच को ममता बनर्जी बखूबी जानती हैं और बीजेपी के हर वार को बेअसर कर बंगाल को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती हैं। लेकिन अब की बार बीजेपी ममता बनर्जी को उन्हीं की रणनीति से उन्हीं के गढ़ में सियासी मात देने का चक्रव्यूह रचने का दावा कर रही है। आज तक ब्यूरो। क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में किसी बड़े फैसले की तरफ बढ़ रही है? ये तमाम सवाल हमने दागे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से। सुनिए जी, बहुत स्वागत आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही, आपने कहा है कि ममता बनर्जी को समझना होगा जहां से वो अपने काम को भूलेंगी वहीं से मेरा दायित्व शुरू होता है। क्या ये सीधे सीधे राष्ट्रपति शासन के संकेत हैं जो आप जगदीप जी देना चाह रहे हैं ममता बनर्जी को? नहीं अंजना जी, मेरा साफ यह कहना है कि भारत के संविधान के तहत
ममता जी का और मेरा कार्य क्षेत्र निर्धारित है। मेरा काम है भारत के संविधान को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना और पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा करना। ममता जी का दायित्व है, ममता जी का ऑब्लिगेशन है, शी मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक ममता जी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम करती रहेंगी, जब तक रूल ऑफ लॉ के अनुसार काम करती रहेंगी, राज्यपाल का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। पर जब भी ममता जी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का ट्रांसग्रेशन करेंगी तो मेरी शपथ को विंडिकेट करने के लिए, मेरी शपथ के तहत कार्य करने के लिए आई विल हैव टू स्टेप इन। अब राज्यपाल कैन नॉट बी पोस्ट ऑफिस और अ रबर स्टैंप। आई कैन नॉट फिडल इन राजभवन ऐसी परिस्थिति में जहां पर ह्यूमन राइट्स आर इन फ्लेम्स, रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपने देखा होगा कल का जो कार्यक्रम हुआ उससे पूरे प्रांत में बहुत जबरदस्त संदेश गया है कि किसी भी राजनीतिक गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए वर्तमान शासन व्यवस्था सरकारी तंत्र का इतना दुरुपयोग कर सकती है। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए किसी भी तरीके से जाए तो ठीक नहीं है। ऐसी व्यवस्था होना हमें शर्मसार करती है। जी, लेकिन संविधान तो इस पे बहुत स्पष्ट है ना सर कि चुनी हुई सरकार के हाथों में ही प्रशासन के बागडोर होंगे और सरकारी तंत्र होगा। वो लकीर क्रॉस करने के लिए आपके लिए तभी जरूरत बनेगी जब राष्ट्रपति शासन लगेगा। नहीं, देखिए, संविधान के अंदर मर्यादा सबकी निश्चित है, मेरे मन में कोई शंका नहीं है। ममता जी निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, पर निर्वाचित मुख्यमंत्री कानून के दायरे से बाहर नहीं हो सकती। निर्वाचित मुख्यमंत्री के भारत के संविधान में कुछ उत्तरदायित्व हैं, उनको उनकी कुछ ड्यूटीज है राज्यपाल के प्रति। मैं वह ड्यूटी पर एम्फसाइज अंजना जी इसलिए कर रहा हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 167 के अंदर लिखा हुआ है ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर टुवर्ड्स द गवर्नर। लगातार यदि अगर वो ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रही हैं और एक के बाद आप देखेंगे पब्लिक सर्वेंट्स आर एक्टिंग एज पॉलिटिकल वर्कर्स, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज टोटली पॉलिटिसाइज्ड, तो हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि गवर्नेंस इज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। और इन बातों के लिए मैं लगातार ममता जी को आगाह करता रहा हूं, लिखित में उनको कहता रहा हूं। अब आप देखिए, जो भी प्रश्न उनसे पूछा जाता है उसका जवाब न देना इज नॉट एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको एक उदाहरण देता हूं, बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट है, 5 साल के अंदर हजारों करोड़ रुपया खर्च कर इनका आयोजन किया गया और यह दिखाया गया कि 12 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। राज्यपाल तो सिर्फ इतना पूछ रहा, कहां इन्वेस्टमेंट, पश्चिम बंगाल के कौन से भूभाग में है, कौन कंपनी कर रही है। और शिकायतें मेरे पास आई हैं कि टोटल अरेंजमेंट वाज डन टू प्रमोट फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, इट वाज टोटली करप्शन। पैंडेमिक परचेज के अंदर मुख्यमंत्री ने खुद जांच बिठाई और जांच बिठाने के बाद नतीजा क्या हुआ, उसको सार्वजनिक नहीं कर रही है। उन लोगों से जांच करवा ली जो जांच के दायरे में आने चाहिए थे बंगाल पर। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं और वो भी तारीख देखिए। जी हाँ, तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 14 दिसंबर को पेशी होनी है पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी दोनों की गृह मंत्री के सामने। गवर्नर ने जेपी नड्डा पर हुए हमले की रिपोर्ट दी है। ये सब कुछ करने के बाद वो जा रहे हैं 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल। क्या बंगाल जीतना प्रतिष्ठा का सवाल है? ममता का दुर्ग जीतने का प्लान क्या है? बीजेपी ने इन्हीं तस्वीरों को बंगाल में अपनी चुनावी रणनीति की प्रस्तावना की तरह बार बार पढ़ा। टॉप लीडर से लेकर बूथ वर्कर्स तक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को अपने अपने शब्दों में परिभाषित करते दिखे, कुछ मर्यादित शब्दों में बोले। ममता जी भाजपा के ऊपर हमले करके आप भाजपा के विकास को बंगाल में रोक नहीं पाएंगे। क्या लोकतंत्र में
लोकलाज सब खत्म हो गया है। ये साफ होता है कि पार्टी ही वहां जो तृणमूल कांग्रेस है वही दंगे फसाद की योजना कर रही है। बंगाल में एकदम नॉर्थ कोरिया के परिस्थिति बना हुआ है। यहाँ नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है उसका जैसा शासन है। मैं बोलता हूँ यहाँ राष्ट्रपति शासन इमीडिएट लागू होना चाहिए। वहीं कुछ बीजेपी नेता लक्ष्मण रेखा को लांग गए। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने पत्थर मार पॉलिटिक्स के जवाब में धमकी मार राजनीति का ऐलान फेसबुक पर पोस्ट लिखकर किया। उतना ही मारिए जितना आप बाद में हजम कर सके। लाल डायरी में लिखकर रख रहा हूँ, सूद समेत वापस देंगे। हम बदलाव भी करेंगे और बदला भी लेंगे। ये ममता बनर्जी के 2011 के नारे का एक तरह से जवाब है। तब ममता ने कहा था, बदला नहीं, हम बदलाव चाहते हैं। बीजेपी ने टीएमसी पर पत्थरबाजी का आरोप लगाया है, लेकिन बंगाल की हिंसा वाली राजनीति पर वही पुराना घिसा पिटा टेप बीजेपी के नेता भी चला रहे हैं। 16 সিনেমা ডায়লগ শুনেছেন তো, এক মারোগে তো हम চার মারেंगे। বিজেপি চাইলে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো নেতাদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বেরোনো বন্ধ করে দিতে পারে। কেউ বেরোতে পারবে না, সব এখানে ইঁদুরের মতো গর্তে লুকিয়ে থাকবে। एक्चुअली देयर इज अ प्रभाव इन हिंदी, जैसी करनी ऐसी भरनी। चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासी जमीन पर तनाव चप्पे चप्पे पर है। बीजेपी ने मिशन 2000 का नारा बुलंद करके दीदी के गढ़ में हुंकार भरी है। रणनीति एकदम सधी हुई है। ममता दीदी के गढ़ में जेपी नड्डा की हुंकार, अभिषेक बनर्जी के दुर्ग में नड्डा की ललकार। बीजेपी ने बंगाल में चुनावी अभियान के लिए ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक की कंस्टिट्यूएंसी को चुना। इसके पीछे रणनीति अपनी ताकत को परखने और दीदी को उनके घर में घेरने की थी। जो तस्वीरें सामने आई, बीजेपी अब उसे ममता स्टाइल पॉलिटिक्स का प्रमाण बता रही है। सियासी दंगल के फाइनल राउंड की लड़ाई से पहले बीजेपी ने अपनी सेना उतार दी है। कहीं दिखता नहीं। अगर हमारी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस ना हो तो बंगाल घूमना मुश्किल है। मैं समझ सकता हूं कि कार्यकर्ता की क्या हालत होगी, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, चुनाव की तैयारी करो। डायमंड हार्बर से भी हम कमल खिलाएंगे। इस बात को मैं आपको संदेश दूंगा। बंगाल की जमीन पर सियासी फतह का फॉर्मूला एकदम समझना मुश्किल नहीं जितना दूसरे राज्यों में है। बीजेपी सियासत की बिसात पर वही चाल चल रही है जो लेफ्ट के खिलाफ एक दौर में ममता बनर्जी ने चलकर लाल दुर्ग को ढहा दिया था। कांग्रेस का जनाधार बहुत कम है। लेफ्ट का वोट बेस टूट चुका है। बंगाल में एक वैक्यूम की स्थिति है। बीजेपी उसी वैक्यूम को भरना चाहती है। दल बदलने वालों का बीजेपी में स्वागत। टीएमसी के खिलाफ बीजेपी मजबूत विकल्प। 2019 के चुनाव में बंगाल में बीजेपी का चमत्कारी उत्थान 2021 चुनाव में कल्याण की उम्मीद बनकर आया, लेकिन बीजेपी के दांव पर ममता ने बंगाल की अस्मिता को चुनावी मुद्दा बनाकर इनसाइडर और आउटसाइडर का दांव चल दिया है। যত ছোট ছোট হোটেল আছে পাড়ায় খোঁজ রাখুন, সব উঠেছে এবং তারা কারা, তারা কেউ বাংলার লোক নয়। বাংলার ইলেকশন হিম্মত থেকে বাংলা দিয়ে করুন। বাংলার ইলেকশনের বাইরের গুন্ডা কেন আসবে? বহিরাগত গুন্ডাদের আটকান, বাংলাকে বাঁচান, এটা আপনাদের কাছে আমার আবেদন থাকবে। ममता के सियासी दांव पर बीजेपी बंगाल की संस्कृति और बंगाल के महापुरुषों की विरासत को लेकर पलटवार किया। राष्ट्रवाद की सोच का उद्गम स्थल बंगाल को बताया और अपनी पार्टी के अतीत का चैप्टर पढ़कर सुनाया। ये भारत देश में सभी लोगों को पॉलिटिकल राइट है कि वो अपनी बातों को रख सके, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आचार्य देव जो हमारे पहले अध्यक्ष बने, उन्होंने जिस विचारधारा को प्रोपोगेट किया वो बंगाल में प्रतिपादित हो और बंगाल के कल्चर के साथ उसको अलाइन करते हुए आगे बढ़ने का काम। सियासत की कहानी विरासत तक सीमित नहीं है। बीजेपी की नजर ममता बनर्जी के उन भरोसेमंदों पर है जो नाखुश हैं और उन्हें खुश करने में बीजेपी तैयार है। जिस तरीके से ममता ने बंगाल को देश में इसकी छवि धूमिल की है, इसको यहाँ से हमको लॉक स्टॉक एंड बैरल
यहाँ नमस्ते करना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी और कमल का स्वागत करना। लेकिन बीजेपी की उम्मीदों के बीच चट्टान बनकर खड़ी हैं ममता बनर्जी। आज तक ब्यूरो। बात किसानों की, किसान आंदोलन की, क्योंकि वो संघर्ष जो किसानों ने छेड़ा है उसमें वो पीछे हटने को तैयार है नहीं। टकराव की स्थिति सरकार और किसानों के बीच। सरकार कह रही है कि कृषि बिल वापस नहीं लेंगे, आप संशोधनों पर विचार कीजिए। किसान कह रहे हैं किसी हाल में नहीं, कृषि बिल वापस लेना होगा। सरकार कृषि कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। भारत सरकार ने जो कानून बनाया बहुत सोच समझ के बनाया, विचार पूर्वक बनाया, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाया, किसानों के साथ जो वर्षों से अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए बनाया। किसान सरकार के प्रस्ताव को मानने को राजी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, असलियत ये है कि मोदी और अमित शाह ये भी नाम के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, जबकि सरकार अंबानी और अडानी, बिरले, टाटे उनकी है। सरकार अपील पर अपील कर रही है। आंदोलन से जनता को भी परेशानी होती है और जनता दिल्ली की परेशान हो रही है, इसलिए जनता के हित में, किसानों के हित में उनको अपने आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। किसान अब महाआंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। दोनों को पीछे हटना पड़ेगा, एक ही रास्ता इसका ये है, सरकार भी पीछे हटे और किसान भी पीछे हट जाएगा। बीच का रास्ता तो यही है भाई, सरकार बिल वापसी ले ले, किसान अपने घर जाएगा। सरकार और किसानों की ये लड़ाई आखिर कब तक चलेगी? किसान संशोधन पे तैयार नहीं है, क्लियर बात सुन लो, ठीक है? किसान संशोधन पे तैयार नहीं है, सरकार वापसी लेने को तैयार नहीं है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का अधिकार सबको है। कोई भी सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति और जनता की परेशानी ये न हो। जिद इधर भी है, जिद उधर भी है, लेकिन मामला तो बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 12 दिसंबर से वो सरकार को घेरने की अपनी कवायद शुरू कर देंगे। आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार भी कटघरे में है, कह रही है आंदोलन खत्म कीजिए। पिछले 16 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। दिल्ली की चौखट पर डटे हुए हैं, सरकार की कुंडी खटखटा रहे हैं। सरकार सुन तो रही है, लेकिन कर अपने मन की रही है और किसानों को समझा रही है, बुझा रही है, मना रही है और ये बता रही है कि कृषि कानून में कोई खामी नहीं है, ये बिल किसानों की भलाई के लिए है। भारत सरकार ने जो कानून बनाया बहुत सोच समझ के बनाया, विचार पूर्वक बनाया, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाया, किसानों के साथ जो वर्षों से अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए बनाया, किसान बेहतर जिंदगी जी सकें, फायदे की खेती कर सकें, इस नियत से कानून बनाया है। लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि हम ही सर्वशक्तिमान नहीं है, यूनियंस के दिमाग में भी कोई बात हो सकती है, तो बात करके उसमें सुधार करने के लिए सरकार तैयार है। किसान संशोधन पे तैयार नहीं है, क्लियर बात सुन लो, ठीक है? किसान संशोधन पे तैयार नहीं है, सरकार वापसी लेने को तैयार नहीं है, तो मेरे पे क्या इलाज है उसका? लेकिन किसान भी कह रहे हैं ये भलाई उन्हें नहीं चाहिए, कृषि कानूनों से उन्हें मुक्ति चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, असलियत ये है कि मोदी और अमित शाह ये भी नाम के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, जबकि सरकार अंबानी और अडानी, बिरले, टाटे जो संसार के इस कैटेगरी के लोग हैं उनकी है। पिछले 16 दिन में जो कुछ हुआ है
अब किसान चेतावनी दे रहे हैं, आगे उससे भी ज्यादा होने वाला है और इसके लिए किसानों ने आगे का प्लान भी बता दिया है। यानी किसान आंदोलन का 17वां दिन नई क्रांति लिखने जा रहा है। 12 दिसंबर को सभी टोल प्लाजा फ्री करेंगे। दिल्ली जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे को 12 दिसंबर को रोका जाएगा। दिल्ली की सड़कों को करेंगे जाम। सरकार के मंत्रियों का घेराव होगा। रिलायंस के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने का ऐलान। 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन होगा। 14 दिसंबर को बीजेपी के ऑफिस का घेराव होगा। 14 दिसंबर को हर जिले के मुख्यालय का घेराव होगा। दिल्ली और आसपास के राज्यों से दिल्ली चलो की हुंकार भरी जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि किसान जो सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं, इन्होंने पूरी कई महीनों की तैयारियां कर रखी हैं। तैयारी का मकसद साफ तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है कि आगे आंदोलन और बड़ा हो सकता है। किसानों की तरफ से ये कहा गया है कि 12 तारीख यानी कल एक बड़ा अलग अलग जगहों पर आंदोलन किया जाएगा। कुछ मुख्य हाईवे जो हैं उनको रोका जाएगा। इसके अलावा टोल को फ्री करने की बात किसानों की तरफ से की जा रही है। वहीं 14 दिसंबर को एक और आंदोलन किया जाएगा और किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो जिला मुख्यालय हैं वहां पर सभी किसान आंदोलन करें। सरकार के प्रस्ताव और कृषि कानूनों को लेकर किसानों में जबरदस्त आक्रोश है। किसान कानून वापसी को लेकर अड़ गए हैं। इस बीच कृषि कानून का मसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में तीनों ही कृषि कानूनों को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि कृषि कानून के मसले पर पुरानी याचिकाओं को सुना जाए। नए कानून देश के कृषि क्षेत्र को निजीकरण की ओर धकेलेंगे। नए कानूनों को बिना किसी सही चर्चा के पास किया गया है। मुझे लगता है रास्ता निकलेगा, मैं आशावान हूं और मैं आपके माध्यम से किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूं, गतिरोध उन्हें तोड़ना चाहिए। सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है। सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनको समाधान करने के लिए प्रस्ताव उनके पास भेजा है और कोई भी कानून में जो प्रावधान पर आपत्ति होती है तो प्रावधान पर ही चर्चा होती है और जो आपत्ति उनके ध्यान में आई उन आपत्तियों को निराकरण करने की हमने कोशिश प्रस्ताव में की है और इसलिए उन्हें आंदोलन समाप्त करके और वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर कोई बात और भी करने की जरूरत है तो सरकार बात करेगी। सरकार के साथ साथ किसानों ने कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ भी लड़ाई तेज कर दी है। दिल्ली में हालात और बिगड़ सकते हैं। सरकार इस बात को समझ रही है और किसानों से अपील कर रही है कि वो आंदोलन को खत्म करें। किसान यूनियंस के लीडर्स को और किसानों को कहना चाहता हूं कि आंदोलन जब होता है तो किसानों को भी परेशानी हो रही है। सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, किसान बड़ी रिस्क में पड़े हुए हैं और लीडर्स जो है उसमें बढ़कर जो नेतृत्व करना चाहिए और किसानों के हित की बातों को डिस्कस करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कोई गतिरोध शायद होगा जिसके कारण वह बात नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन आंदोलन से जनता को भी परेशानी होती है और जनता दिल्ली की परेशान हो रही है। इसलिए जनता के हित में, किसानों के हित में उनको अपने आंदोलन को समाप्त करना चाहिए और वार्ता से, चर्चा से मुद्दों को हल करने का प्रयास करना चाहिए। सरकार से किसानों की 6 दौर की बातचीत के बाद भी कुछ नहीं निकला तो किसानों ने आंदोलन को और तगड़ा करने का प्लान बनाया है। मौसमी सिंह के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। किसान आंदोलन को बड़ा करने के लिए किसानों के जत्थे और भी पंजाब से पहुंच रहे हैं दिल्ली में। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, तमाम जगहों पर किसान पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि विदेशों से भी लोग हमारे इस आंदोलन के समर्थन में पहुंच रहे हैं। आने वाले दिन सरकार के लिए बहुत मुश्किल भरे हो सकते हैं क्योंकि किसान तो मन बना चुके हैं, कह रहे हैं हम तो साल 2 साल तक आंदोलन करने की तैयारी के साथ आए। समस्या है हम किसान भाइयों की, वो जब तक नहीं पूरी होगी जब तक यहाँ रुकेंगे। क्या 2 वर्ष लग जाए, कोई परेशानी ना है। ये तीनों मांग पूरी नहीं होने की
तब तक यहीं डटे रहेंगे और ये मांग पूरी करा के ही जाएंगे। कृषि कानूनों पर सरकार को घेरने के लिए किसानों और उनके समर्थन में एक बड़ा जत्था दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। खबर यह है कि पंजाब से 1200 ट्रैक्टर ट्रोलियों के साथ 50,000 किसान सिंघू बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं और अपने साथ राशन भी साथ लेकर चल रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों पर सरकार का रुख देखते हुए आंदोलनकारी किसानों के तेवर भी तल्ख हो गए हैं। किसानों का दावा है कि विदेश से भी लोग किसान आंदोलन में जुड़ने आ रहे हैं। 12 दिसंबर यानी कल किसान रेलवे ट्रैक पर भी धरना देंगे। पूरा भारत का किसान ही नहीं, विदेश के लोग भी किसानों के पक्ष में आगे हैं, खड़े हैं। 192 देश भारत के किसानों के साथ खड़े हैं। जो कल 12 का प्रोग्राम दिया है, पूरे भारतवर्ष में पंजाब में तो पहले 1 अक्टूबर से टोल फ्री करा रखे हैं। हरियाणा में नेशनल हाईवे 44 के सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने पिछले 16 दिन से डेरा डाला हुआ है। सरकार को लगता है कि किसान कुछ दिन यहाँ बैठकर वापस चले जाएंगे, लेकिन किसान आखिर तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, जबकि अब इस आंदोलन में आम लोग भी जुड़ने लगे हैं। सरकार और किसान दोनों ही अपनी बात पे अड़े हुए हैं, पर इस सब के बीच सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या आम आदमी किसानों के समर्थन में आएगा। क्या 12 तारीख को आम आदमी का भी सैलाब दिखेगा किसानों के साथ। तमाम दिल्ली के आम आदमी, ये आप देख रहे हैं, जनकपुरी इलाके से आए हैं और कोई रियल एस्टेट का काम करता है, कोई अपना बिजनेस करता है, और ये लोग आज सिंघू बॉर्डर पहुंचे। आइए पूछते हैं, सर आप क्यों आए हैं सिंघू बॉर्डर? हम ये देखने आए हैं कि भाई यहाँ पर आके आप देखो कितनी संगत, कितने लोग आए हैं, सिर्फ इसीलिए इनका समर्थन करने के लिए आए हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और बीते दिन हुई कृषि मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है। मंत्रिमंडल के मेरे 2 सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है। इसे जरूर सुनें। हम आपको बता दें कि कल कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा था कि किसान सरकार के लिखित प्रस्ताव पर फिर से विचार करें, लेकिन किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर तो किसान कह रहे हैं कि अगर 1-2 साल भी लग जाएं तो वो आंदोलन के लिए इसी तरह से डटे रहेंगे। सरकार से बात बन नहीं रही है। किसानों ने अपना बोरिया, बिस्तर, घर सब यहीं पर गाजीपुर बॉर्डर पर जमा लिया है। यहीं पर तमाम प्रबंध है, लेकिन मन में एक बात है कि आखिरकार कब तक ये चलेगा। आप लोगों की जो तैयारी है, आपने कुछ रखा भी हुआ है, नोट कर रहे हैं, क्या लगता है क्या कि ये जो आंदोलन है ये लंबा अब खींचेगा? जब तक तीनों मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हटेंगे नहीं। उधर हरियाणा के पलवल में भी किसानों ने डेरा डाल दिया है। किसानों के समर्थन में महाराष्ट्र के राज्य मंत्री बच्चू काडू पलवल पहुंचे हैं। यहां पर वो बाइकों पर किसानों के जत्थे के साथ पहुंचे हैं। किसानों ने जयपुर दिल्ली मार्ग को बंद करने का ऐलान किया है। ऐसे में पलवल में किसान इकट्ठा हो रहे हैं। सरकार अभी भी समझ नहीं पा रही किसानों के आंदोलन को। उनको लगता है कि हरियाणा और पंजाब तक ही सीमित है। ऐसा नहीं है। देश का पूरा किसान जाग उठा है और जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतना ही किसान का और तेजी से और आक्रामकता से किसान सामने आएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें बताया है कि सिंघू, ओचंदी, पीयू मनियारी और मुंगेशपुर बॉर्डर बंद हैं, जबकि NH 44 भी बंद है। ट्रैफिक को मुकरबा और जीटे के रोड से डाइवर्ट किया गया है। कुमार कुणाल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। किसान आंदोलन का दबाव तो है। सरकार ने अपनी तरफ से कई कोशिशें की, लिखित दस्तावेज, लिखित प्रस्ताव कह लीजिए, कई संशोधनों का कृषि बिल में उन्होंने भेजा किसानों को। किसानों ने उसे रद्द कर दिया। क्या था उस लिखित दस्तावेज में, और अब बीजेपी क्या करेगी, देखिए। किसान कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं और सरकार मान नहीं रही है। ऐसे में सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाल किसानों को एक लिखित प्रस्ताव दिया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार चाहे तो प्राइवेट मंडियों पर भी शुल्क या फीस लगा सकती है। राज्य सरकार चाहे तो मंडी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर सकती है। किसानों को कोर्ट कचहरी जाने का विकल्प भी दिया जाएगा। किसान और कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट की 30 दिन के अंदर रजिस्ट्री होगी।
कॉन्ट्रैक्ट कानून में स्पष्ट कर देंगे कि किसान की जमीन या बिल्डिंग पर ऋण या गिरवी नहीं रख सकते। किसानों की जमीन की कुर्की नहीं हो सकेगी। एमएसपी की वर्तमान खरीदी व्यवस्था के संबंध में सरकार लिखित आश्वासन देगी। बिजली बिल अभी ड्राफ्ट में है, लागू नहीं हुआ है। एनसीआर में प्रदूषण वाले कानून पर किसानों की आपत्तियों का समुचित समाधान किया जाएगा। सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेगी। राज्य सरकार प्राइवेट मंडी को भी रजिस्टर्ड कर सकती है और उस पर वो टैक्स लगा सकती है जैसा कि अंदर लगा हुआ है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसानों को ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है। किसानों के सख्त रवैये को देखते हुए बीजेपी भी अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। बीजेपी आज से देश के अलग अलग शहरों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल का आयोजन करेगी। इस चौपाल के जरिए किसानों को कृषि कानून के फायदों के बारे में बताया जाएगा। आज तक ब्यूरो। इसी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।